वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम, Okay. या सेक्स में आपका नॉर्मली इंटरेस्ट लूज होना, क्योंकि ये उस एरिया की नर्व्स को अफेक्ट करता है। तो इस सिम्टम के बारे एकदम से अगर आपको लगता है कि ये मेरे को ये चीज़ सडनली फील होना शुरू हो रही है, तो इस चीज़ को भी आपने इग्नोर नहीं करना है। इंसान को पूरी तरह से रिकवर होने में या नॉर्मल जिंदगी या नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ उनकी बैक टू सही होने में कितना समय लगता है? एक सर्जरी के बाद या रेडिएशन के बाद आप एक नॉर्मल सेक्स लाइफ जी सकते हो, आपकी डिजायर भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन इजैकुलेशन जो होती है उसको हम ड्राई इजैकुलेशन कहते हैं। मीन्स आपको सेंसेशन होगी, ऑर्गेज्म जिसको कहते हैं वो होगा, लेकिन वो वीर्य हो सकता ना निकले। तो ब्लैडर अगर खाली ना हुआ हो, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है यूरिन में, तो क्या दर्द भी बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में? पेशाब करते हुए दर्द हो सकता है, पेशाब करते हुए पेशाब में जलन हो सकती है। तो नॉर्मली 1 से 2 बार उठना रात को पेशाब करने के लिए नॉर्मल है। ठीक है। बट अगर आपको उससे ज़्यादा बार बार उठना पड़ रहा है, एक दूसरा जो पेशाब की धार है वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब कम आ रही है। कम आती है, धार पतली हो जाती है, और पेशाब जो कि नॉर्मली दूर जाके गिरता है यंग एज में, वो बिल्कुल पास या आपके पाँव के ऊपर ड्रिबल करेगा। अच्छा। तो पेशाब में खून आ सकता है, या आपका जो वीर्य है जिसको सीमन कहते हैं, उसमें रक्त का प्रसाव हो सकता है। ये मतलब क्या इंटरकोर्स के दौरान ऐसा होता है? नहीं, हाँ, इंटरकोर्स के दौरान, या आप मैस्टरबेशन करते हैं लोग, उसमें अगर जो सीमन निकलता है नॉर्मली वो वाइटिश होता है, तो उसमें भी ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें रक्त हो सकता है, खून की स्पॉटिंग हो सकती है। अच्छा डॉक्टर, अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो क्या ये भी प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा हो सकता प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉन्स्टेंटली बॉडी में बढ़ता ही रहता है। 60-70% बढ़ जाता है 60-70 साल की उम्र में, और 100 साल की उम्र में 100% लोगों का प्रोस्टेट का साइज बड़ा होगा। है? बट ये BPH होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये कैंसर नहीं होता है, बट इसके सिम्टम्स कैंसर के सिम्टम्स से ओवरलैप करते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से ऐसे टेस्ट है जो हर मर्द को कराने चाहिए समय रहते? इसके बहुत 2 सिंपल से टेस्ट होते हैं। एक सीरम PS से होता है, PS से? हाँ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये शरीर में, रक्त में आपके प्रोस्टेट का जो PSA एंटीजन है उसके लेवल को डिटरमाइन करता है। डॉक्टर एक सिंपल सा टेस्ट करके अपनी उंगली से आपके रेक्टम का एरिया जो है उसकी जांच करता है, और प्रोस्टेट के ऑर्गन को फील करके देखते हैं। प्रोस्टेट सॉफ्ट रबरी होता है, तो वो थोड़ा हार्ड फील होगा। अच्छा। और कभी कभी उसमें एक छोटी सी नोडुलैरिटी या मे भी लंप भी कह सकते हैं, वो गांठ जैसे फील होगा। अगर वो फील होता है तो वो शक पैदा करता है कि हाँ, आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोस्टेट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कैंसर के खतरे से भी आप खुद को बहुत कम रिस्क में रखेंगे। और एक मिथ है जैसे प्रोस्टेट कैंसर में कि मैस्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसका क्या होता है, जब आप मैस्टरबेट नहीं करते हो, जो आपका सीमन है वो अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। अच्छा। और उसके टॉक्सिन्स आपको हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकते हैं। एक रेगुलर इंटरवल्स पे एक सेक्सुअल लाइफ या मैस्टरबेशन अगर आप करते हैं तो ये आपको प्रोस्टेट कैंसर से। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की, जो इस समय मर्दों में बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके केसेस 50 साल के ऊपर के जो मेन हैं उनमें बहुत ही ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा सटल होते हैं, जो पता नहीं चलते, जिसकी वजह से एक समय के बाद उसके लक्षणों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर डिफ्रेंशिएट करना भी। ऐसे में प्रोस्टेट जो है वो कैंसर की तरफ कब बढ़ने लगता है, कब कैंसर के सेल्स उसमें पनपने लगते हैं, उन सब के बारे में जानकारी बेहद जरूरी है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संदीप कुमार मोहन, जो कि कंसल्टेंट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जरी मणिपाल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो आई थिंक हमारे लिए और लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। खासकर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में उन तक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुंचे आपके जरिए ही। जी जरूर, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपसे कि प्रोस्टेट में कैंसर के सेल्स जो है वो पनपने कैसे लगते हैं, ये हम कैसे समझे कि हाँ अब प्रोस्टेट में कैंसर बन रहा है? देखिए, प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
एक एसेंशियल और छोटा सा ऑर्गन है। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें, जिसको कि मूत्राशय भी कहते हैं, ये इसके मुंह के आसपास होता है। और यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब की नली निकलती है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ये उसको एनसर्कल करता है, ये उसके अराउंड होता है। ठीक है। तो जब सेल्स इसमें पनपने लगते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में, इसके सिम्टम्स बहुत ही सटल होते हैं, जो कि आसानी से पता नहीं चलते। और कॉमन प्रोस्टेट की एलिमेंट्स जैसे कि बीपीएच, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जो कि 50 इयर्स की एज में मेल्स में ये ऑर्गन ग्रो करना शुरू कर देता है, या प्रोस्टेटाइटिस, जो कि प्रोस्टेट की इन्फेक्शन है, उसके साथ इसके सिम्टम्स का बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है। मतलब सेम होते हैं almost। बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ एडवांस केसेस में जब ये पहुंचता है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। तो इसीलिए इट इज डिफिकल्ट इनिशियल स्टेजेस में पता करना कि सिम्टम्स हो क्यों रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का मेजर रोल है। मेजर रोल है। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि सिम्टम्स जो है वो शुरुआती के स्टेजेस में जो पकड़ना बहुत मुश्किल होते हैं। जब तक बीमारी या प्रोस्टेट कैंसर एकदम एडवांस नहीं हो जाता, तब तक उसके लक्षणों को समझा या पकड़ा नहीं जा सकता है। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हैं, आप प्लीज बताइएगा, सो दैट हमारी जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उनको थोड़ा सा ये आसान भाषा में समझ में आ जाए कि हाँ, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, शायद प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है, तो एक बार जाकर जांच करा ले। सबसे पहले, अगर कोई 50 साल का आदमी है, उसको अचानक से बहुत ज्यादा यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है, बार बार वो यूरिन पास करने जा रहे हैं, क्या ये एक प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकता है? शुरुआती लक्षण ये एकदम से हो सकता है। मैम, इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि जो प्रोस्टेट के हमारे सिम्टम्स हैं, जो कि ओवरलैप करते हैं प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर में, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं और हेजिटेंसी सिम्टम्स होते हैं। मतलब ये कि जैसे आपको पेशाब का बार बार आना, स्पेशली रात को सोते हुए, जिसको हम नॉक्चूरिया कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो नॉर्मली 1 से 2 बार उठना रात को पेशाब करने के लिए नॉर्मल है। ठीक है। बट अगर आपको उससे ज्यादा बार बार उठना पड़ रहा है, एक दूसरा, जो पेशाब की धार है वो कमजोर हो जाती है, मतलब कम आ रही है, कम आती है, धार पतली हो जाती है, और पेशाब जो कि नॉर्मली दूर जाके गिरता है यंग एज में, वो बिल्कुल पास या आपके पाँव के ऊपर ड्रिबल करेगा। अच्छा। एक, और तीसरा के इनकम्प्लीट वॉइडिंग, मतलब यानी अधूरापन। आप पेशाब करके भी आओगे तो आपको लगेगा आपकी पेशाब की थैली खाली नहीं हुई है। ब्लैडर लगेगा कि अभी भी भरा है। ब्लैडर लगेगा अभी भी भरा है। अच्छा, तो ये 3 एक क्लासिकल सिम्टम्स ये 3 सिम्टम्स हैं। और कभी कभी से पेशाब एकदम से रुक भी सकता है, होते होते रुक सकता है, फिर कई घंटों तक पेशाब आएगा नहीं, जिस केस में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अच्छा। और इमरजेंसी कैथेटराइजेशन यानी पाइप डालने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बीपीएच में भी मिलेंगे और प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती स्टेजेस में भी मिलेंगे। तो अगर जैसे आपने यूरिनरी सिम्टम्स हमें जो बताएं कि यूरिन से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपने कहा कि कई बार प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ब्लैडर अगर खाली ना हुआ हो, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है, या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है यूरिन में, तो क्या दर्द भी बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में? पेशाब करते हुए दर्द हो सकता है, पेशाब करते हुए पेशाब में जलन हो सकती है। अगेन मैं बोलूंगा, ये सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, सटल हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि 50 साल 60 साल की उम्र में इंसान ये सोचता है कि अब उम्र बढ़ रही है तो ये सब तो होना ही है, तो वो उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देता है, ध्यान नहीं देता है। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। मैक्सिमम केसेस होंगे कि आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, बट यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, प्रेफरेबली एन ऑन्कोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको किन टेस्ट की जरूरत है, और उसके बाद वो आपको, अगर कुछ नहीं होगा तो एश्योर कर देगा नहीं है कि आपको कैंसर नहीं है, कुछ होगा तो आपको उसका इलाज बता देगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर यूरिन में खून आ रहा है तो क्या ये भी मैं उसी पे आने वाला था। ये इनिशियल स्टेजेस का हमारे पास बात हो गई। अब अगर एडवांस स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर जाता है तो पेशाब में खून आ सकता है, या आपका जो वीर्य है जिसको सीमन कहते हैं, उसमें रक्त का प्रसाव हो सकता है। ये मतलब क्या इंटरकोर्स के दौरान ऐसा होता है? नहीं, हाँ, इंटरकोर्स के दौरान, या आप मैस्टरबेशन करते हैं लोग, उसमें अगर जो सीमन निकलता है नॉर्मली वो व्हाइटिश होता है, तो उसमें भी ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें रक्त हो सकता है, खून की स्पॉटिंग हो सकती है। मास्टरबेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो आपका वो जो सीमन निकलता है, जो तरल पदार्थ व्हाइट रंग का निकलता है, क्योंकि प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है, एक तो जो स्पर्म्स हमारे होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए ये एक मिल्की वाइट या सफेद रंग का
तरल पदार्थ बनाता है, एक ये कुछ एंजाइम्स बनाता है प्रोस्टेट, जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं और उनको मोटिलिटी देते हैं। तो आप मानिए कि जो सीमन होता है हमारा, वीर्य होता है, उसका 30 to 40% जो सिक्रीशंस होती हैं वो प्रोस्टेट से आती हैं। तो अगर प्रोस्टेट में कुछ कैंसर या ऐसी चीज पनप रही है तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर आपको ब्लीडिंग सीमन में आती है या यूरिन में आती है तो फिर तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, एकदम से पहुंचना है। एक ये एडवांस सिम्टम हो गया। दूसरा हो गया प्रोस्टेट का कैंसर एडवांस स्टेजेस में हड्डियों में सबसे ज्यादा फैलता है। तो अगर आपको कमर दर्द हो रही है, आपकी एज 60 से ऊपर है, कमर दर्द हो रही है, लो बैक एक हो रही है, इन सारे लक्षणों के साथ, हाँ, टांगों में दर्द हो रही है, इन सारे लक्षणों के साथ या इन सारे लक्षणों के एब्सेंस में भी, अच्छा, कभी कभी वो प्रेजेंट ही सीधा बोन पेन्स के साथ करता है। तो आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, या टांगों में दर्द हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रही है, पाँव में सुन्नपन हो रहा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ये कैंसर फैलता है, तो नसों को कमजोर करेगा तो पाँव में सुन्नपन होगा। अच्छा। तो इन सिम्टम्स को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत आपने डॉक्टर का मशवरा लेना है। तो आपने जैसे हमें इनिशियल और एडवांस सिम्टम्स बता दिए कि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कोई ऐसा टाइम फ्रेम है कि कुछ दिनों तक ये लक्षण दिखाई दे रहे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 50-60 साल की उम्र में, आपने जैसे कहा कि लोगों को लगता है कि तो उम्र के साथ बढ़ने वाली दिक्कतें हैं, तो हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार अगर हो रहा है तो क्या इसमें भी डरने की जरूरत है? देखिए क्या होता है कि कभी कभी चीज ना सिर्फ एक वार्निंग सिम्टम देती है, एक बार नॉक करेगी, आपने इग्नोर कर दिया, हो सकता है अगले 2-3 साल तक वो सिम्टम दोबारा ना आए। 2-3 साल तक भी? हाँ, प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा होता है? विंडो निकल सकती है, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है। थोड़ा सा आपको सिम्टम आया, आपने इग्नोर कर दिया, ये इतना स्लो ग्रोइंग सिम्टम है कि विदाउट ट्रीटमेंट भी ये 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक स्लोली प्रोग्रेस करता रह सकता है। अच्छा। और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई भी अगर वार्निंग सिम्टम साइन आपको लगता है तो इग्नोर मत कीजिए, एक बार भी डॉक्टर का मशवरा ले लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बोलेगा आपको कुछ नहीं है, घर वापस आ जाइए खुशी खुशी। करेक्ट। आपने जैसे हमें इनिशियल एडवांस सिम्टम्स के बारे में बताया, आपने उसमें एक चीज कही कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो फैल करके कई बार हड्डियों में भी चला जाता है जी। तो प्रोस्टेट का कैंसर हड्डियों के अलावा बॉडी के और किन ऑर्गन्स में फैल सकता है, सो दैट हमारी ऑडियंस एक अलर्ट मोड में चले कि हाँ, अगर प्रोस्टेट का कैंसर यहाँ से निकल के दूसरे ऑर्गन में चला गया तो तकलीफ और ज्यादा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकली एडवांस करता है, जो इसके आगे पीछे के ऑर्गन्स हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, रेक्टम होता है, मोशन करने का रास्ता, उसको इन्वेड करता है लोकली। उसके बाद ये लिम्फ नोड्स में जाता है, जो छोटी गांठें होती हैं जो लिम्फ को ड्रेन करती हैं, हड्डियों में जाता है, और इसके अलावा ये शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है, किसी भी हिस्से ये लंग्स में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ये लिम्फ नोड्स में जाता है और ये बोन्स में जाता है। तो उसके लक्षण क्या सेम रहते हैं या अलग रहते हैं? अगर प्रोस्टेट का कैंसर दूसरे ऑर्गन में फैल गया तो वो ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करेगा। लिवर में जाएगा तो जॉन्डिस हो सकता है, लंग्स में जाएगा तो खांसी, खून का बलगम में खून का आना, बट ये बहुत एडवांस और रेयर केसेस में होता है। मोस्टली ये आपको प्रोस्टेट तक सीमित रहता है, हड्डियों में जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है और वहां से आगे ये स्प्रेड करता है। अच्छा डॉक्टर, अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो क्या ये भी प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए, प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉन्स्टेंटली बॉडी में बढ़ता ही रहता है। आप मानिए 50 इयर्स की एज में 50% जो मेल्स हैं उनका प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ होगा। कितना साइज बढ़ता है, कोई ऐसा मेजरमेंट? स्लोली ग्रो करता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है। 60-70% बढ़ जाता है 60-70 साल की उम्र में, और 100 साल की उम्र में 100% लोगों का प्रोस्टेट का साइज बड़ा होगा। बट ये BPH होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये कैंसर नहीं होता, बट इसके सिम्टम्स कैंसर के सिम्टम्स से ओवरलैप करते हैं, सेम ही रहते हैं। वही हेजिटेंसी, यूरिन का पूरा पास ना होना, धार का पतला होना, इनकम्प्लीट सेंसेशन ऑफ वॉइडिंग के अधूरापन के, पूरा पेशाब करने के बाद भी लगेगा अभी थैली खाली नहीं हुई है, रात को बार बार उठना, और एडवांस स्टेजेस में आपका खून आना पेशाब में या वीर्य में, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और हड्डियों के दर्द, लेग्स का दर्द, पाँव का सुनपन, ये सब हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद क्या इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है या? बिल्कुल जी सकता है, आपकी स्टेज पे डिपेंड करता है। उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम आएंगे। बिल्कुल, आप जैसे बार बार स्क्रीनिंग पर एम्फेसिस भी कर रहे हैं तो हम उसी पर ही आते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से ऐसे टेस्ट है जो हर मर्द को कराने चाहिए समय रहते, सो दैट कि उनको पता लगे कि हाँ, मेरे शरीर में कैंसर तो नहीं पनप रहा है।
देखिए 50 इयर्स की एज में हम रिकमेंड करते हैं कि एनुअल स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। साल में आपको एक बार प्रोस्टेट की जांच करवा लेनी चाहिए। कौन सा टेस्ट? इसके बहुत दो सिंपल से टेस्ट होते हैं। एक सीरम पीएसए होता है, पीएसए? हाँ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये शरीर में, रक्त में आपके प्रोस्टेट का जो पीएसए एंटीजन है उसके लेवल को डिटरमाइन करता है। हम्म, तो ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसका रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स आ जाता है। ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पीएसए लेवल कितना है। कितना होना चाहिए? जो एज टू एज डिपेंड करता है। अगर लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज है तो 1.7 से नीचे होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो कैंसर है? इससे ज्यादा तो जरूरी नहीं है कैंसर है। अच्छा, इसमें भी ये जरूरी नहीं है? प्रोस्टेट में भी जो प्रोस्टेट का बढ़ना बीपीएच में भी बढ़ सकता है। अच्छा। प्रोस्टेटाइटिस में भी बढ़ सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस में भी बढ़ सकता है, कैंसर में भी बढ़ सकता है? कैंसर में भी बढ़ सकता है। ठीक है। फिर आप 50 टू 70 इयर्स एज ब्रैकेट में जाते हैं तो 3.5 3.7 से अगर ऊपर है तो वो रिस्की है। और 70 इयर्स ऑफ एज के ऊपर अगर ये 5 5.5 से ऊपर है पीएसए का लेवल तो ये रिस्की है, आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। एक टेस्ट हो गया आपका पीएसए। उसके बाद एक हमारा जांच होती है जो डॉक्टर, सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट खुद करता है, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। डॉक्टर एक सिंपल सा टेस्ट करके अपनी उंगली से आपके रेक्टम का एरिया जो है उसकी जांच करता है और प्रोस्टेट के ऑर्गन को फील करके देखता है, टच करके देखता है। अगर वो लगता है कि वो हार्डनेस की तरफ जा रहा है, लंप जैसा, लंप तो नहीं होगा एग्जैक्टली, वो उसका थोड़ा जो उसकी कंसिस्टेंसी है, जैसे नॉर्मली प्रोस्टेट सॉफ्ट रबरी होता है तो वो थोड़ा हार्ड फील होगा। अच्छा। और कभी कभी उसमें एक छोटी सी नोडुलैरिटी या मे भी लंप भी कह सकते हैं, वो गांठ जैसे फील होगा। अगर वो फील होता है तो वो शक पैदा करता है। उसके लिए फिर फर्दर डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करेगा जो कि एक प्रोस्टेट की एक बायोप्सी होती है। वहां का क्या ऑर्गन काट के उसका टुकड़ा नहीं, ऑर्गन काटा नहीं जाता है। रेक्टम के थ्रू ही एक छोटी सी पतली सी सुई से एक कोर्स लिए जाते हैं, बायोप्सी का टुकड़ा लिया जाता है। ये बिल्कुल एक सेफ टेस्ट है। और जो एक कॉमन धारणा है लोगों में कि बायोप्सी बहुत रिस्की है, नहीं है, कैंसर फैल जाता है, बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। इस कैंसर को लेके नहीं, हर किसी कैंसर को लेके। तो ये मैं लोगों को निश्चित करना चाहूंगा, एश्योर करना चाहूंगा कि बायोप्सी बिल्कुल सेफ टेस्ट है। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, बायोप्सी आपने करवा लेनी है। ठीक है। अब बायोप्सी में अगर कैंसर कंफर्म हो जाता है तो कुछ और टेस्ट हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, प्रोस्टेट का एमआरआई किया जाता है, और उसमें अगर लगता है डिजीज थोड़ी लोकली एडवांस्ड है तो एक हमारा पेट स्कैन होता है, स्पेशल पीएसएमए टेस्टिंग, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट स्कैन। वो पूरी बॉडी का स्कैन करके आपको बता देता है कि जो आपकी बीमारी है वो शरीर के किस किस हिस्से तक फैली है, हड्डियों तक गई है कि नहीं गई है। लेकिन ये टेस्ट एमआरआई और प्रोस्टेट तभी किया जाता है अगर बायोप्सी पॉजिटिव आती है। तब अगर बायोप्सी नेगेटिव आती है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। ऐसा भी होता है क्या डॉक्टर कि शुरुआती स्टेज में ये सब जांच के बाद भी प्रोस्टेट कैंसर पकड़ में नहीं आता है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है तो हो सकता है 10-15 साल तक धीरे-धीरे चांसेस कम है, क्योंकि पीएसए जरूर बढ़ा हुआ मिलेगा। पीएसए बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा तो जो डीआरई रेक्टल एग्जामिनेशन है उस पर कोई ना कोई फाइंडिंग डॉक्टर को मिल जाएगी। उस पर शक होता है थोड़ा सा भी तो बायोप्सी पे पिक हो जाएगा। और इसकी जो बायोप्सी होती है वो ब्लाइंड बायोप्सी नहीं होती है, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है। अच्छा। तो स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करके बायोप्सी ली जाती है। तो स्क्रीनिंग और जांच के दौरान इस बीमारी को मिस करने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर क्या सिर्फ 50 साल के ऊपर के मर्दों में होता है या फिर उससे भी कम वाले लोगों में हो सकता है? उससे कम में यूजुअली रेयर है। अगर इसका एज ग्रुप आप देखोगे, मीडियन एज ग्रुप हम एक वर्ड यूज करते हैं, विच मीन्स कि मोस्ट कॉमनली ये किस एज ग्रुप में होता है, तो ये 68 टू जो 70 इयर्स का एज ब्रैकेट है इसमें ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे यंगर एज में नहीं हो सकता है। 50 की एज में भी हो सकता है, 60 में भी हो सकता है, 70s में भी हो सकता है, 80s में भी हो सकता है। तो स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग हम 50 साल की उम्र में रेकमेंड करते हैं। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, मींस आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या इसका जेनेटिक लिंकअप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी होता है। मतलब अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपकी फैमिली में आपके ब्लड फर्स्ट डिग्री रिलेशन में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, मेल हो या फीमेल हो, तो जीन्स का ओवरलैप होता है, तो आप प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी ससेप्टेबल हो जाते हो। अच्छा, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी पॉजिटिव है
तो नॉर्मली हम 50 साल की उम्र में स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। इस केस में हम एडवाइस करेंगे कि 40-45 की एज में शुरू कर दें 5 to 10 years अर्लियर देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। करेक्ट। स्क्रीनिंग के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग हमारी कंट्री में बहुत नेग्लेक्टेड है। हमारी कंट्री में प्रोस्टेट कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो मोर देन 50% केसेस में वो एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है। शुरुआत के सिम्टम्स लोगों को नहीं होता है, जबकि यूएसए में यही कैंसर 90% से ज्यादा लोगों में स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही डिटेक्ट हो जाता है, सिर्फ अर्ली स्क्रीनिंग की वजह से। हाँ, क्योंकि उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है, प्रोग्राम है, वो बहुत विग्रस है और लोग हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हैं। हाँ। वैसे ही अगर आप इंडिया में इंसिडेंस देखोगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसका इंसिडेंस आपको ज्यादा दिखेगा, गांव में कम दिखेगा, क्योंकि चेक ही नहीं कराते हैं। इसलिए कि गांव देहात के लोग अपना चेक ही नहीं कराते हैं। सिटीज के लोग एटलीस्ट थोड़े अवेयर होते हैं, तो चेकअप जल्दी हो जाता है और जल्दी पिकअप हो जाता है। नहीं, इसीलिए हमने भी सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। हाँ, आराम से। इसीलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हर एज ग्रुप के लोग या हर फैमिली मेंबर जो हैं या हर टाइप के लोग इस वीडियो को देख करके अवेयर हो सके कि हाँ, प्रोस्टेट कैंसर जैसी जो चीज है उसके लिए अर्ली स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है, सो दैट पहले ही पता लगा करके जांच करा करके वो ठीक हो सके और उनको लक्षण ज्यादातर परेशान ना करे। आपने जैसे हमें लक्षण बता दिए, इनिशियल और एडवांस की चीजें बता दी, स्क्रीनिंग के बारे में बताया। सबसे बड़ा जो लोगों को कंसर्न रहता है कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर क्यों हुआ, तो 3-4 ऐसे कारण क्या होंगे प्रोस्टेट कैंसर होने के किसी भी मर्द में, सो दैट उनको भी एक चीज समझ में आ जाए कि एक फैमिली हिस्ट्री तो समझ में आ गई, इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है। देखिए, एक तो बढ़ती हुई उम्र ही इसका एक मुख्य कारण है। जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होते जाती है 50 से ऊपर, आप इस कैंसर को ज्यादा ससेप्टेबल होते जाते हो। तो ऐसे में फिर क्या हर मर्द रिस्क पर है प्रोस्टेट कैंसर होने के? 50 के बाद हम रूटीनली रेकमेंड करते हैं हर किसी को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ओके। एक ये चीज होगी। दूसरा, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली हार्मोनल कैंसर है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये होता है। तो आपको उसके लिए तो स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजों पे चेक रखना जरूरी है। जैसे कि आपका वजन अगर तो नहीं ज्यादा है, अगर आपकी ओबेसिटी है तो ओबेसिटी एज सच एक रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के लिए। एक, आपका खान पान कैसा है, अगर आप रेड मीट या प्रोसेस्ड खाना ज्यादा खाते हैं तो वो आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। ये स्क्रीनिंग के लिए तो आपको देखना ही है, ये मैं जनरल रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ। रेड मीट से बढ़ सकता है प्रोस्टेट रेड मीट से प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। आप प्रोसेस्ड खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करते हैं तो प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ता है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो जो कि लाइकोपीन में रिच है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, फाइबरस फ्रूट्स, अगर इनका सेवन अगर आप कम करते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कैंसर डेवलप होने के, विच मीन्स कि ये चीजों का अगर आप सेवन करोगे तो ये प्रोटेक्टिव हैं। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर से आपको बचा हाँ, प्रोटेक्टिव है, क्योंकि इन चीजों में एक ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है जो ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर से। तो टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और फाइबरस फ्रूट्स आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने हैं। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, डेली हो सके तो डेली, नहीं तो एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, जरूर करनी है, जरूर करनी है। और किसी भी सिम्टम को आपने इग्नोर नहीं करना है। करेक्ट। और अगर आपका लाइफस्टाइल में एक्सेसिव स्मोकिंग, धूम्रपान या अल्कोहल, शराब का सेवन है तो इसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। ये प्रोस्टेट ही नहीं, शरीर में कम से कम 25-30 और कैंसर हैं जिनका ये रिस्क बढ़ाता है। ओके। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है। तो आपने जैसे हमें कॉजेज बताए, इसमें अगर हमें जानना हो कि प्रोस्टेट कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया किसी भी मर्द में, तो उसके बाद उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है कि हाँ, अब प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कैसे होगा? दवाइयों के सहारे होगा, सर्जरी होगी, या नॉर्मल कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडिएशन दिया जाता है, उस हिसाब से होगा? देखिए, ये स्टेज टू स्टेज और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है। आपका कैंसर डिटेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग में डॉक्टर को शक हुआ तो कुछ टेस्ट आपके पहले पूरे करना है, जिसमें बायोप्सी बहुत जरूरी है। बायोप्सी में एक स्कोर आता है निकल के, उसको ग्लीसन स्कोर कहते हैं। ग्लीसन GLEASON ग्लीसन स्कोर है। ये अमूमन 6 से 10 की रेंज में होता है। 6 मतलब लो रिस्क है, 10 मतलब बिल्कुल हाई रिस्क है। ठीक है। उसके बाद MRI जरूर होगा,
पेट स्कैन अगर जरूरत है, PSMA पेट जो मैंने आपको बताया, अगर वो इंडिकेटेड है तो उसको भी करना पड़ेगा। ये इससे आपकी स्टेजिंग पूरी होगी। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे एक ट्रीटमेंट आपने सुना होगा कि एक एक्टिव सर्वेलेंस नाम की चीज होती है। एक्टिव सर्वेलेंस? एक्टिव सर्वेलेंस, उस केस में हम कोई ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करते हैं। मतलब? उस पे हम बाद में आएंगे, डिटेल में बात करेंगे एक्टिव सर्वेलेंस पे। एक ये हो गया, ठीक है। उसमें कोई ट्रीटमेंट ऑफर नहीं की जाती है, सिर्फ मरीज को एक कड़ी निगरानी में रखा जाता है, फॉलो अप में रखा जाता है। अच्छा। फिर अगर अर्ली स्टेज है तो हमारे पास ऑप्शंस में आते हैं सर्जरी और रेडिएशन। अगर अर्ली स्टेज डिजीज है, स्टेज 1-2 डिजीज है जो आपने पिक कर लिया है या लिम्फ नोड्स की ज्यादा से ज्यादा गई है, तो इसमें सर्जरी ऑफर की जाती है, जिसमें रीसेंट एडवांसेस में रोबोटिक सर्जरी एक बहुत अच्छा विकल्प है, एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसमें की होल्स के थ्रू एक सर्जरी की जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है, और पेशेंट बहुत जल्दी अर्ली रिटर्न टू वर्क और अर्ली रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। ओके, परफेक्ट। तीसरा इसमें रेडिएशन का रोल है, जो कि टारगेटेड रेडिएशन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड को दी जाती है और लिम्फ नोड्स को कवर किया जाता है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या इसको टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी की टाइप्स होती हैं। फिर हार्मोनल, क्योंकि मैंने आपको बताया एक हार्मोनल कैंसर है, तो हार्मोनल इंजेक्शंस और हार्मोनल डिपोज का भी यूज किया जाता है। अगर एडवांस स्टेज है, स्टेज 4 है जैसे, तो उसमें हम कैस्ट्रेशन करते हैं। कैस्ट्रेशन मींस के जो टेस्टोस्टेरोन की सप्लाई है उसको हमने कट ऑफ करना है। ठीक है। तो उसके 2 एवेन्यूज हैं, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक मेडिकल कैस्ट्रेशन है, उसमें हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं शरीर में, जो कि मंथली होता है या 3 मंथली होता है, और या फिर उसमें सर्जरी की जाती है। स्टेज 4 में जो सर्जरी होती है उसमें टेस्टिस को या जो गोलियां होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए, तो इस कैंसर की रोकथाम की जाए। और बहुत ही एडवांस स्टेजेस में हम कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कीमोथेरेपी जो होती है, क्या प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में भी उतनी ही पेनफुल होती है जितनी बाकी कैंसर्स में होती है? नहीं, पेनफुल नहीं होती है। कि हर कीमोथेरेपी के, हर इम्यूनोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इम्यूनोथेरेपी के थोड़े कम होते हैं, बट ये कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए होता है, जो कि आपका डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ठीक से सलाह दे पाएंगे। अच्छा डॉक्टर, जैसे कैंसर में कहा जाता है कि जो इलाज होता है उसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है, तो इसके भी इलाज में प्रोस्टेट कैंसर के भी प्रोस्टेट कैंसर में यूजुअली क्योंकि हम हार्मोनल सप्लीमेंट्स देते हैं या सर्जरी या रेडिएशन इसका मेन स्टे है, तो अनटिल अनलेस आप कीमोथेरेपी पे जा रहे हैं, इसमें हेयर लॉस या वैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मिनिमल से होते हैं। अच्छा, ओके। तो ऐसे में आपने जैसे एक्टिव सर्विलेंस की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ट्रीटमेंट नहीं क्यों करते? एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है कि आपका डॉक्टर आपको एक इन्फॉर्म्ड तरीके से पूरा एक्सप्लेन करता है। अब एक्टिव सर्विलेंस में हर पेशेंट को नहीं डाल सकते। एक्टिव सर्विलेंस मींस यू आर एक्टिवली सर्वेलिंग हिम विदाउट ऑफरिंग हिम एनी ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी और रेडिएशन और कीमोथेरेपी और एनीथिंग। ठीक है। तो उसके कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपका कैंसर है जो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में छोटा सा होना चाहिए। दूसरा, उसका ग्लीसन स्कोर जो मैंने बताया वो 6 या 6 से कम होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा, आपको दूसरी कोई और सपोज कोमॉर्बिडिटी है, कोई दूसरी सीरियस बीमारी है, हार्ट बीमारी है, जिसमें कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से कम है। अच्छा। तो उस साल में हम चाहते नहीं है कि हम प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट को भी शुरू करके उस चीज को और कॉम्प्लिकेट करें, कम करें। तो उस केस में पेशेंट को एक्टिव सर्विलेंस पे रखा जाता है। रेगुलर इंटरवल्स पे, वंस एवरी 3 मंथ्स और 2 मंथ्स उनका PSA टेस्ट, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, MRI इफ रिक्वायर्ड, और अगर लगता है प्रोग्रेस कर रहा है तो रिपीट बायोप्सी, ये चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो डॉक्टर, फिर प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है, उसके बाद फिर जो पर्सन है उसकी नॉर्मल लाइफ कितनी अफेक्ट होती है? क्या सिम्टम्स वापस आ सकते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं? एकदम। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, सिम्टम्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो एक बहुत मेजर सिम्टम जो हमने डिस्कस नहीं किया प्रोस्टेट कैंसर में, वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अच्छा, ये भी हो सकता है? हाँ, या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम, या सेक्स में आपका नॉर्मली इंटरेस्ट लूज होना, क्योंकि ये उस एरिया की नर्व्स को अफेक्ट करता है। तो इस सिम्टम के बारे एकदम से अगर आपको लगता है कि ये मेरे को ये चीज सडनली फील होना शुरू हो रही है, तो इस चीज को भी आपने इग्नोर नहीं करना है,
क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी वीर्य बाहर निकलता है, तभी नॉर्मल इजैकुलेशन होती है। राइट। तो जब वो ग्लैंड अफेक्ट हो जाता है तो ये चीज़ भी सफ़र करती है, और यही चीज़ इवेंचुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बाद में ट्रबल कर सकती है। ट्रीटमेंट के बाद, एक सर्जरी के बाद या रेडिएशन के बाद आप एक नॉर्मल सेक्स लाइफ जी सकते हो, आपकी डिजायर भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन इजैकुलेशन जो होती है उसको हम ड्राई इजैकुलेशन कहते हैं। मींस आपको सेंसेशन होगी, ऑर्गेज्म जिसको कहते हैं वो होगा, लेकिन वो वीर्य हो सकता ना निकले। तो ये प्रॉब्लम होती है हाँ, तो उसमें ट्रीटमेंट के लेकिन बाद। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो ट्रीटमेंट का सीक्वल है। तो ये कितने दिनों तक रहता है या लाइफ टाइम रहता है? ये काफी टाइम तक रहता है। इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, जो कि कीगल्स एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं, दवाइयां हैं जिनका सहारा लिया जाता है। स्लोली एंड स्लोली विद टाइम ये चीजें इंप्रूव कर जाती हैं, और 100% नॉर्मल तो नहीं, लेकिन एक नियर नॉर्मल सेक्स लाइफ आप जी सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद एक इंसान को पूरी तरह से रिकवर होने में या नॉर्मल जिंदगी या नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ उनकी बैक टू सही होने में कितना समय लगता है? A few months at the most, कुछ महीने का समय ज्यादा लगता से है। ज्यादा। लेकिन उस दौरान में जो शुरुआती के महीने हैं, क्या क्या ऐसे उनको रेड फ्लैग्स जो है वो पहचान लेने चाहिए कि समझना चाहिए कि हाँ शायद ट्रीटमेंट उतने अच्छे से मेरे ऊपर नहीं काम कर रहा है? नहीं, ट्रीटमेंट तो यूजुअली जैसा हुआ है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। उसको फॉलो किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ठीक ही होता है। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो मैटर करता है, और जो साइड इफेक्ट्स का रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं। क्या अगर आपको साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स वही जो मैंने आपको बताया, यूरिनरी स्ट्रीम आपको इनिशियली थोड़ी दिक्कत देगी, थोड़ी थिन होगी, बार बार यूरिन पास होना शुरू हो सकता है, जिसके लिए कि दवाइयों का सहारा लिया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं, और इजैकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये चीजें आपने इग्नोर नहीं करनी है। जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन, डॉक्टर, सर्जन जो भी है जहाँ से आप इलाज करवा रहे हो, यू हैव टू विजिट देम रेगुलरली एंड यू हैव टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, और वो आपको बता पाएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसके लिए आपने क्या क्या उसका उपाय करना है, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, जो और क्या क्या एक्सरसाइजेज स्पेसिफिकली करनी है, जो कि इवेंचुअली आपको ठीक कर देंगे। ऐसा भी है क्या कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज होने के बाद फिर से कैंसर दोबारा वापस आ सकता है? देखिए, वो इस कैंसर के साथ ही नहीं, हर कैंसर के साथ होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर लेकिन एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है। तो आउटकम्स और सक्सेस रेट में हम जब ऑन्कोलॉजी में बात करते हैं तो हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट का बात करते हैं, कि 5 साल ट्रीटमेंट के बाद कितने लोग जिंदा होंगे। जिंदा होंगे एज इन मतलब? मींस कैंसर मोर्टेलिटी तो होती है। अब कुछ कैंसर्स हैं जिनमें मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। आपने 100 लोगों का इलाज किया, तो 5 इयर्स के बाद आप देखोगे उसमें से 30% लोग जो हैं वो एक्सपायर हो गए होंगे। अच्छा। दिस इज अबाउट डिफरेंट कैंसर्स, बट प्रोस्टेट कैंसर के केस में ये सर्वाइवल रेट बहुत हाई है, इन द सेंस कि अगर स्टेज 1-2 में ये डिजीज पकड़ी जाती है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 100% है ऑलमोस्ट। ठीक है, 100 के 100 लोग ठीक होंगे, जिंदा होंगे। स्टेज 3 में आप इसको पिक करते हो तो 95% एज हाई एज हाई। और स्टेज 4 में, जैसे में रीढ़ की हड्डी में फैल गया है, रिब्स में फैल गया है, अगर ये बोन तक स्प्रेड हो गया है, तब भी इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 40 to 50-60% की रेंज में रहता ही है। अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, इलाज भी चल रहा है, तो उस दौरान क्या पेशेंट्स को, अगर जैसे उनको कोई और बीमारी है, क्योंकि उम्र के साथ तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बिल्कुल। लेट सपोज उन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, या कोई और भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ साथ में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल सकता है या एकदम चल सकता है, एकदम चल सकता है। क्योंकि देखिए, ये यूजुअली डिजीज ही एल्डरली की है। 50-60 ईयर्स की एज में ये हो सकता है, बट मोस्टली ये 68, जैसे मैंने बताया, इसका मीडियन एज ग्रुप है, तो ये 70s में होता है। इस एज ग्रुप में यूजुअली पेशेंट्स को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज कुछ ना कुछ होता है। वो इसकी ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। वो मेडिसिन से रेगुलरली चलती रहती हैं, प्रोस्टेट का इलाज चलता रहता है, उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है आपस में दोनों की। अच्छा, वो इफेक्ट नहीं करता, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता उसमें। आपने जैसे कहा था ना शुरुआत में कि ये स्लो ग्रोइंग कैंसर है, तो 10-15 साल तक कई बार पता भी नहीं चलता, लेकिन जब ये स्लो ग्रोइंग कैंसर है तो धीरे धीरे फैल रहा है शरीर में, तो क्या 10-15 साल के बाद एकदम बहुत ही ज्यादा विगरस सिम्टम्स दिखाई देंगे, या वो एकदम इतना फैल चुका होता है कि ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो पाता है?
नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। स्लो ग्रोइंग ये है इन द सेंस के प्रोग्रेस सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, इसका अच्छा। स्प्रेड बहुत स्लो होता है। बट ऐसा नहीं है कि अब ग्रो करना शुरू कर गया तो ये एकदम से बर्स्ट कर जाएगा, ये तब भी स्लोली ही ग्रो करेगा। ठीक है। इसीलिए हम जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जिनके लाइफ लॉन्जिविटी कम एक्सपेक्टेड है, उनको हम ट्रीटमेंट पे नहीं डालते हैं, एक्टिव सर्वेलेंस पे डालते हैं, बिकॉज इट्स ए वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर। ठीक है। बट जो फिट है उसको ट्रीटमेंट करवाना है, और जिसका ग्लीसन स्कोर हाई है उसको ट्रीटमेंट करवाना है, जिसकी डिजीज थोड़ी एडवांस्ड है उसको ट्रीटमेंट करवाना है। वो कैंडिडेट्स नहीं है एक्टिव सर्वेलेंस के लिए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना। ठीक है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप हमारी ऑडियंस को प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अच्छा रखने के लिए कुछ टिप्स जरूर दें कि हाँ आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोस्टेट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कैंसर के खतरे से भी आप खुद को बहुत कम रिस्क में रखेंगे। एग्जैक्टली, जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए, तो उन्हीं रिस्क फैक्टर्स के आपने अगेंस्ट चलना है। आपने एक एक्टिव हेल्दी सोशल लाइफ जीनी है। आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, 5 days ए वीक, हो सके तो ऑल द डेज ए वीक एक्सरसाइज जरूर करनी है। फिजिकल एक्टिविटी अपनी मेंटेन रखनी है। वजन को चेक में रखना है, मोटापा नहीं होने देना है, ओबेसिटी नहीं होने देनी है। ओबेसिटी खाली प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं और 20 तरह के कैंसर करती है। ठीक है। आपने डाइट हेल्दी रखनी है, पानी अच्छे से पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लाइकोपीन रिच लाइक टोमेटो, हाई फाइबर फ्रूट डाइट का कंजम्पशन करना है। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का कंजम्पशन कम से कम करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को आपने अवॉइड करना है कंप्लीटली। और एक मिथ है जैसे प्रोस्टेट कैंसर में कि मैस्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसका उल्टा है, ये आपको बचाता है। ये बचाता है, क्योंकि क्या होता है जब आप मैस्टरबेट नहीं करते हो, जो आपका सीमन है वो अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। अच्छा। और उसके टॉक्सिन्स आपको हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो एक रेगुलर, नॉट इन एक्सेस, एक रेगुलर इंटरवल्स पे एक सेक्सुअल लाइफ या मैस्टरबेशन अगर आप करते हैं तो ये आपको प्रोस्टेट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। ग्रेट। तो ये जो आपने हमें टिप्स दिए, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी एंड इस पॉडकास्ट के जरिए उनको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बहुत ही अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए थैंक यू, और समय दिया लोगों को अवेयर करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स अ लॉट। एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आप तक प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी जो आपको, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं सो दैट उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के जरिए उन सभी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी अच्छे सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।